नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट एकदम शानदार तरीके से महत्वपूर्ण 41वीं सुपर टेट की श्रृंखला है आप सबके लिए, और आप सब बड़े ही शानदार तरीके से इसे पढ़ रहे हैं और पढ़ते भी चलिए, क्योंकि सुनहरे भविष्य आपका इसी पे अटका हुआ है। मैं इतना प्रश्न करा दूंगा, आप जोड़ लीजिए कि पर डे 45 क्वेश्चन कर रहे हैं और 40वीं श्रृंखला है। कितने की श्रृंखला हुई, कितना रिवीजन हुआ, ये आप सबको भली भांति अवगत होंगे। पता होगा कि किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए बिना देरी किए हुए हम सब महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, आइए यहाँ पे लखनऊ जिले की सीमा निम्न में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? बलिया को नहीं करते, उन्नाव को नहीं करते, हरदोई को नहीं करते या बाराबंकी को नहीं करते। तो भैया बलिया सबसे प्रदेश का पूर्वी जिला है, ठीक ना। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला आपको कौन सा है? तो बलिया सबसे पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिला आपको बलिया है। इसीलिए बलिया ही आपको उत्तर प्रदेश की सीमा को, लखनऊ की सीमा को नहीं स्पर्श करता। बाकी उन्नाव, आपको हरदोई, बाराबंकी, ये सभी क्षेत्र जो है कि लखनऊ की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो परीक्षा में इस तरह के भी प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, ये बात भी विशेष रूप से ध्यान दे रही है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव बिहार कौन सा है? चंद्रप्रभा है, किशनपुर है, हस्तिनापुर है या रानीपुर है? तब आप बताइएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव बिहार जो है ये हस्तिनापुर जो है, ये वन्य जीव बिहार सबसे बड़ा है। जबकि चंद्रप्रभा सबसे पुराना आपको जो है पुराना वन्य जीव, आपको वन्य जीव बिहार है, वन्य जीव बिहार आपको जो है ये है। वहीं पे बात की जाए तो आप जो है कि चंद्रप्रभा, हस्तिनापुर सबसे छोटा जब पूछे तब आप क्या जवाब देंगे? तो आपको महावीर जीव वन्य जीव, महावीर वन्य जीव ये जो है ये सबसे बिहार, ये आपको क्या है? तो सबसे छोटा है, ठीक, सबसे छोटा है। और कहाँ है? तो ललितपुर में है, सबसे छोटा आपको ललितपुर में है। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय अभयारण्य, एकमात्र यूपी का आपको एकमात्र राष्ट्रीय अभयारण्य, ठीक ना, राष्ट्रीय अभयारण्य, ये सारे विद्यार्थी अभयारण्य कौन सा है? तो दुधवा जो है आपको, दुधवा नेशनल पार्क, ये दुधवा आपको जो है दुधवा नेशनल पार्क जो है ये है पीलीभीत लखीमपुर खीरी में आपको इसका विस्तृत क्षेत्र पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? ये आपको इटावा है, गोरखपुर है, फर्रुखाबाद है या मैनपुरी है? तब आप इस प्रश्न के जवाब में बच्चा दीजिएगा कि पहले तो देखिए कि सर्वाधिक अवनालिका अपरदन कौन सी नदी करती है? तो चंबल जो है, ये चंबल भारत में सर्वाधिक अवनालिका का अपरदन करती है। चंबल जो है ये यमुना की सहायक है, यमुना। तो कहीं कहीं आपको जो है चंबल और यमुना भी अवनालिकाओं का निर्माण उत्तर प्रदेश में करते हैं। और आपको सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र जो है ये इटावा प्राप्त होता है। चंबल नदी के द्वारा इन अवनालिकाओं के कारण ही बीहड़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बीहड़। बीहड़ का अर्थ बच्चा जंगल, ठीक ना। ये चूंकि अवनालिकाओं का मतलब है कि जब नदियां पठारीय क्षेत्र से होकर बहती है तो अपने दोनों सिराओं पर पानी खूब बहता है, टकरा टकरा के पत्थरों से पानी बहता है। और इन पानी वर्ष भर पानी बहने के कारण इन दोनों सिराओं पर भीषण जंगल पाया जाता है, जिसे हम आपको बीहड़ के नाम से जानते हैं। फूलन देवी बीहड़ की रानी आप नाम सुने होंगे, ये आपको जो है यही बीहड़ था, ये घनघोर जंगल है। और ये चंबल नदी जो है, ये चंबल नदी ये बड़ा है आपको जो है
के कई राज्यों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश भी और राजस्थान इन राज्यों से होकर बहते हैं। कोटा जो है इसी चंबल नदी के तट पर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना स्थित है। कहाँ पे? बरेली में, गाजियाबाद में, मोदी नगर में या गोरखपुर में। तो उत्तर प्रदेश का आपको कृत्रिम कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरेली में स्थित है। कहाँ पे बच्चा? तो बरेली में आपको जो है बरेली में उत्तर प्रदेश का कृत्रिम कारखाना स्थित है। ये चीजें समझ में आई, ठीक ना? तो ये शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए, और आप एकदम शानदार तरीके से इस पे तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक, ये आपको पिछला पेपर में पूछा है। सारे प्रश्न जो हैं ये पिछले पेपर में टेट, सुपर टेट में आपको सुपर टेट में पूछे गए हैं, ठीक है ना? सुपर टेट के ही ये प्रश्न हैं सारे और पूछे गए हैं। ये आगरा में, कानपुर में, फिरोजाबाद में या खुर्जा में। तो केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक जो है अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? तब बताएगा कि केंद्रीय का आपको ग्लास एवं सिरेमिक संस्थान जो है ये खुर्जा में स्थित है। और खुर्जा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको जो है कि खुर्जा आपको कई चीजों के लिए, जैसे ताप विद्युत संयंत्र भी खुर्जा में आपको स्थित है, तो ये बातों के लिए भी खुर्जा प्रसिद्ध है। ये वीडियो शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है और आप लिखा भी गया है। ये किताब मैंने ही लिखा है और लेखपाल के भी आपको जो है ग्राम विकास सामान्य ज्ञान को लिखने का श्रेय मुझे ही है। आप जरूर से इसे पढ़िएगा, देखिएगा। हिंदी नितिन सर के द्वारा लिखा गया है और आपको गणित जो है ये उमेश सर शानदार तरीके से लिखे हैं। नितिन सर की तो कोई बात ही नहीं, लाजवाब, वो तो पढ़ाते ही है, ठीक है ना? तो आप सब जरूर परचेज करिए और इसको जरूर देखिए। हाँ, एक बात, विशेष बात, आपको जो है वीडियो के बुक में फ्री टेस्ट सीरीज भी हमारी संस्था उपलब्ध कराती है, जो कि आपके परीक्षाओं को देखकर ऐसा कार्य किया गया है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये तारकेश्वरी सिन्हा, सुचिता कृपलानी, मायावती या विजया लक्ष्मी पंडित? तो बताइएगा कि सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि ये भारत की भी प्रथम मुख्यमंत्री हैं। भारत की भी प्रथम मुख्यमंत्री, भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ठीक ना? महिला मुख्यमंत्री के रूप में आपको यही है। साथ ही साथ में आप ये कह सकते हैं कि इनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो ये आपको 1963 से लेकर 1967 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। ये प्रदेश की चौथी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना? प्रदेश के आपको चौथी मुख्यमंत्री थी, चौथी मुख्यमंत्री के रूप में ये थी। और इनके पति का नाम आचार्य जेवी कृपलानी था। पति कौन थे? तो आचार्य जेवी कृपलानी, आचार्य जेवी कृपलानी जी जो थे ये इनके पति थे और दोनों पति पत्नी बड़े बौद्धिक रूप से सक्षम व्यक्ति थे। विजया लक्ष्मी पंडित, पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये बहन थी। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव के रूप में ये नियुक्त हुई थी, ठीक ना? पहली महिला जो है नियुक्त होने वाली भी थी। नेक्स्ट, अगले प्रश्न में, नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो नाथ पंथ जो है ये आपको शैव धर्म से संबंधित है। किससे? शैव धर्म से, आपको धर्म से संबंधित है, से संबंधित आपको है। और इसमें नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक जो है ये प्रवर्तक आपको मतेंद्र नाथ है, ठीक ना? प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ जो है इंद्र नाथ को माना गया है। और जबकि इसके प्रचारकर्ता कौन थे? प्रचार प्रसार सबसे अधिक कौन किया था? तो गोरखनाथ के द्वारा किया गया था। गोरखनाथ जो है ये आपको मतेंद्र नाथ के शिष्य भी हुआ करते थे। साथ साथ ही आपको महत्वपूर्ण बात बता दें कि यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आपको स्थित है, ठीक ना? और बाबा योगी जो हैं यूपी सीएम इसी संप्रदाय से है। यूपी सीएम
इसी संप्रदाय से हैं, यूपी के सीएम, ठीक ना, यूपी के सीएम इसी संप्रदाय से हैं, ये बातें भी आपको याद रखे रहिए। सीएम बाबा योगी नाथ जो हैं, योगी आदित्यनाथ इसी संप्रदाय से संबंधित है, ठीक। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये मिर्जापुर प्रसिद्ध है किसके लिए? चरकुला के लिए भैया, ब्रज है, ठीक ना, ये ब्रज मंडल चरकुला के लिए है। और मिर्जापुर जो है ये कजरी के लिए, मिर्जापुर किसके लिए? कजरी के लिए, जो आपको श्रावण भादव महीना में आपको जो है सावन महीने में ये कजरी गीत गाया जाता है और बड़े ही महिलाओं के द्वारा चाव से इस गीत को गाया जाता है। और आपको बता दें उत्तर प्रदेश के ही आपको मिर्जापुर की रहने वाली है कजरी गायिका, मिर्जापुर के कजरी गायिका आपको जो है जिन्हें हाल ही में आपको जो है कि पद्म भूषण पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है, ये आपको मिर्जापुर के ही हैं, ठीक ना, ये मिर्जापुर के ही हैं। और आपको जो है ये गाया जाता है, जिनका नाम अजीता श्रीवास्तव है। अजीता श्रीवास्तव को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया, ठीक ना, दिया गया। ये बातें आपको अजीता श्रीवास्तव जी पद्मश्री पुरस्कार आपको पाए। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रायद्वीपीय भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। ये प्रश्न बड़े उस समय दिमागदार लोगों को ये गच्चा दे दिया था प्रश्न। ये जैसे देखो, ये आपको ये हुआ, ये आपको भूमध्य रेखा हुआ। ऐसे जब तक सेंस नहीं लगाओगे तब तक प्रश्न नहीं दोगे, रट्टा मार वालों को ये जरूरत नहीं है। अब देखो ये 23.5 डिग्री पर ये भारत बीचों बीच होकर ये भारत है, ठीक ना, 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर भारत है ना, है। तो पूछ रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? यही आपको है कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। तो ये कहाँ स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में, उत्तर जाएंगे तो ऊपर में बिल्कुल नहीं। मकर रेखा, ये देखो यहीं पे ये मकर रेखा कर लो, मकर रेखा के दक्षिण में तो दक्षिण में भी नहीं होगा। भूमध्य रेखा के उत्तर में तो बिल्कुल भूमध्य रेखा के उत्तर में आपको जवाब दीजिएगा कि भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इस प्रश्न के जवाब देने के लिए इस तरह जब तक आप डायग्राम और सेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे प्रश्नों का जवाब बच्चा नहीं दे पाओगे, ठीक ना। ये आप सबसे विनम्र निवेदन है कि क्लास को शेयर और लाइक जरूर करिएगा। निम्न में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? गरबा, चरकुला, जावरा या यक्षगान? तब बताएगा कि गरबा तो गुजरात का है, ठीक ना, डांडिया गरबा गुजरात का है। चरकुला ये आपको उत्तर प्रदेश ब्रजमंडल का है, ज्वार जो है ये जावरा होता है, जवारा लिख दिए हैं, जावरा ये आपको उत्तर प्रदेश का ही माना जाता है और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड यूपी, ठीक ना, ये भी यूपी का है। तो यक्षगान जो है ये कहाँ का है? तो कर्नाटक का लोक नृत्य भैया, लोका नहीं, लोक नृत्य कौन सा है? तो यक्षगान है। यक्षगान आपको जो है यही है। नेक्स्ट देखिए, ये हिंदी व्याकरण का शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है, आप सब इसे परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य में ये काफी सहायक भी सिद्ध होगा, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सूची यानी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? और 2017 में, 2018 में, 2012 में या 2015 ईस्वी में? तब आप बताइएगा कि 2000 इसे जो है कि 2000 आपको 11 ईस्वी में, 17 ईस्वी में इसे शामिल किया गया। वैसे कुंभ मेला आयोजन, ये चारों बातें याद रखिए, ये 4 जगहों पे आयोजित होती है, जगहों पे
पर आयोजन होता है कुंभ मेले का, ठीक ना। ये बातें याद रखिए। 4 जगह कौन कौन से हैं तब आप बता सकते हो। ये 4 अलग अलग स्थान हैं। पहला बताइएगा हरिद्वार में। हरिद्वार में किस नदी पर? तो गंगा नदी पर आपको लगता है। दूसरा प्रयागराज में, ये किस नदी पर? तो ये भी आपको गंगा नदी पर आपको लगता है। तीसरा आपको जो है ये आपको उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर लगता है, ठीक, क्षिप्रा नदी पर लगता है। और आपको जो है अगला नासिक में गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी, ये 4 जगह लगता है। और आपको कुंभ मेले की शुरुआत करने का श्रेय किसे है? तो कुंभ मेले का शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया? तो शुरुआत करता कौन है? हर्षवर्धन के द्वारा आपको जो है कुंभ मेले की शुरुआत की गई। ये बातें हुआ। और 2017 ईस्वी में इसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये चूंकि कला और संस्कृति आप सबके लिए सुपर टेट के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है या राज्यपाल करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये राष्ट्रपति जो है ये अनुच्छेद 217 के तहत इसकी नियुक्ति करता है। और इसकी नियुक्ति में सिफारिश की होती है तो सुप्रीम कोर्ट के, ये बड़ा विचित्र है भाई, ये विचित्र बोर्ड है, ठीक ना। ये चलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, ये आप सबको डिस्टर्ब हुआ, खेद हुआ, इसके लिए चलिए ये आपको हुआ, ठीक ना। तो ये अनुच्छेद 217 के तहत कौन कौन करता है तब बताइएगा कि अनुच्छेद 217 के तहत जो है कि किससे परामर्श लेता है? तो सुप्रीम कोर्ट के यस्सी के मुख्य न्यायाधीश प्लस 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश प्लस उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से इसकी नियुक्ति होती है, ठीक ना। राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? पठारीय क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, या अनिश्चित वर्षा क्षेत्र में, या मैदानी क्षेत्र में? तो सबसे अधिक तराई के क्षेत्र में आपको वर्षा होती है। और महत्वपूर्ण बातों में आप कह सकते हैं कि सर्वाधिक वर्षा जो है यूपी के, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो गोरखपुर में आपको होती है, गोरखपुर में। और सबसे कम यानी सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो मथुरा में। यहाँ पे मथुरा में आपको सबसे कम लगभग 54 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। ये आप सबको पता होना चाहिए, ठीक ना। तो ये बातें आपको, चलिए तो देख रहे थे कि उत्तर भारत में स्थित आपको किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तब आप बताइएगा कि कुशीनगर, वाराणसी, आगरा या सारनाथ, इनमें से कौन सा शहर जो है भारत का सबसे जो है प्राचीन शहर है? तब आपको जो है जवाब मिलेगा कि वाराणसी सबसे प्राचीन शहर है। और वाराणसी को हम लोग जो है ये कई नामों से जानते हैं, जैसे इसे घाटों एवं मंदिरों का शहर कहते हैं, घाटों एवं मंदिरों का शहर, ठीक ना।
मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं। भारत की सांस्कृतिक राजधानी, ठीक ना, सांस्कृतिक राजधानी इसे ही कहा जाता है। और आप सबको बताएं कि यहीं पे कई महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे भारतीय बीज अनुसंधान संस्थान, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान आपको जो है यहीं पर स्थित है। यहीं पे आपको जो BHU है, BHU भारत का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक ना, केंद्रीय विश्वविद्यालय भी आपको यहीं पर स्थित है। विश्वविद्यालय ये आपको यहीं पे स्थित है। तो ये सारी बातें आप सबके लिए है। चलिए, नाथुला दर्रा का संबंध किस राज्य से है? सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से या हिमाचल प्रदेश से? तब बताएगा कि नाथुला दर्रे का संबंध जो है ये सिक्किम से है, जबकि आपको अरुणाचल प्रदेश से कौन कौन से दर्रे आपको आएंगे? तो यांग याप, यहीं से, यहीं पे आपको जो है दिम्फू यहीं का है, यहीं पे आपको बूमडिला, ये सारे दर्रे आपको यहीं पे है। जबकि उत्तराखंड से माना नीति लिपुलेख दर्रा जो है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड से है। और यहाँ से हिमाचल प्रदेश से आप कह सकते हैं रोहतांग दर्रा, ठीक ना, शिव किला दर्रा, ये सभी आपको जो है ये यहाँ से इस संबंधित है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यूपी SSSC वीडियो शानदार श्रृंखला हमारी बैच की ओर से शुरू है, और उसके साथ साथ सुपर टेट का भी बैच जो है हमारी संस्था की ओर से शुरू है। आप इसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ भी सकते हैं। चलिए, ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। कहाँ पे? मथुरा में, सिंगरौली में, नरौरा में या अलीगढ़ में? तब मथुरा में क्या है भैया? तो मथुरा में बताइएगा IOCL का तेल शोधनशाला है, ठीक ना, तेल शोधनशाला, ये आप याद रखे रहिएगा। तेल शोधनशाला आपको है IOCL का, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। ये आपको यूपी में कई बार प्रश्न पूछ चुका है। सिंगरौली में क्या है? तो NTPC, और कोयला जो है, कोयले के उत्पादन के लिए कोयला का उत्पादन जो है का उत्पादन सिंगरौली से किया जाता है। साथ ही साथ आप सबको बताएं कि नरौरा जो है ये आपको परमाणु ऊर्जा केंद्र, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र, यूपी का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र, ठीक ना, परमाणु ऊर्जा केंद्र है। और ये कहाँ है? तो नरौरा बुलंदशहर में स्थित है, बुलंदशहर में स्थित है। और इसकी स्थापना यदि पूछा जाए कि कब किया गया, तो 1989 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ये आपको जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये किस पर आधारित होते हैं? तो नाभिकीय विखंडन के क्रिया पर, आपको विखंडन के क्रिया पर ये आश्रित होते हैं। और इसमें आपको D2O जिसे भारी जल, और आपको जो है पेंसिल में जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट, इसका उपयोग जो है, ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। ये मंदक के रूप में काम करते हैं। बाकी यूरेनियम के नाभिक को यहाँ पे तोड़ा जाता है। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ भैया ताला चाबी के लिए, अलीगढ़ी ताला के लिए ये प्रसिद्ध है। साथ ही साथ 1875 ईस्वी में आपको जो है सर सैयद अहमद खां के द्वारा एंग्लो मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। सर सैयद अहमद खां, ठीक ना, सैयद अहमद खां के द्वारा। और ये अलीगढ़ आंदोलन का भी केंद्र था, जो कि बाद में 1922 ईस्वी में आपको केंद्रीय विद्यालय का दर्जा इसे दे दिया गया।
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सोनभद्र, इलाहाबाद, ललितपुर, मिर्जापुर सब किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइएगा कि मिर्जापुर आपको जो है नॉन प्लास्टिक फायर के लिए प्रसिद्ध है, ललितपुर तांबे के लिए प्रसिद्ध है, इलाहाबाद आपको शीशे वाली बालू के लिए प्रसिद्ध है, और सोनभद्र जो है बच्चा, ये सोनभद्र आपको किसके लिए है? तो चूने पत्थर के लिए सोनभद्र प्रसिद्ध है। तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। 4 3 2 1 ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर। 2 बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। अगले प्रश्न में देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिलों में विभाजित है? तो उत्तर प्रदेश में आपको जिलों की संख्या 75 है, 85 है, 95 है, 65 है। तब बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है। 75 जिले जो हैं ये हैं। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला, ठीक ना, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला लखीमपुर। लखीमपुर। जब पूछा जाए कि सबसे छोटा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो हापुड़ जो है, ये कहीं कहीं शामली भी देता है, हापुड़ सबसे छोटा है। जबकि सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में कौन सा है? तो प्रयागराज, ठीक ना, प्रयागराज जो है या इलाहाबाद सबसे बड़ा है। और जब पूछे कि सबसे छोटा, यहीं पे कर लो, छोटा जिला कौन सा है? ये बड़ा, ठीक ना, ये बड़ा। और यहाँ जनसंख्या में ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि सबसे बड़ा छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा है, ठीक। तो ये बातें आप सबके लिए है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? झांसी में, मिर्जापुर में, ललितपुर में, हमीरपुर में। तो मिर्जापुर आपको जो है कोयला के लिए, हीरा के लिए, कोयला, ठीक ना, हीरा, इन सब के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। और झांसी जो है ये भी आपको जो है कि लाल मिट्टी यहीं पे झांसी और मिर्जापुर में पाई जाती है। ललितपुर जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और आपको बता दें, ललितपुर में एक और खासियत बता दें कि गुप्तकालीन दशावतार मंदिर, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर, ये दशावतार मंदिर जो है ये कहाँ है? तो ललितपुर में ही है। ये भगवान विष्णु के समर्पित है, भगवान विष्णु का मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है। और ईंटों से निर्मित प्रथम मंदिर है, ईंटों से निर्मित प्रथम मंदिर, ठीक ना, प्रथम मंदिर माना जाता है। ये सारी बातें आप सब लर्न करते चलिए, याद करते चलिए, चीजों को समझते चलिए, ठीक ना। समझेंगे, पढ़ेंगे, बढ़ेगा, पढ़ेंगे तभी बढ़ेगा इंडिया। ये बातें भी याद रखे रहिए, ठीक ना। तो चलिए आगे हम सब देखते हैं महत्वपूर्ण चीजों को। चलिए, ये रहा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है? तो यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। ये यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान आपको है। और ये कहाँ है? तब बताइएगा कि लखीमपुर खीरी में। वैसे तो यह पीलीभीत में भी पाया जाता है, लेकिन लखीमपुर खीरी का क्षेत्र जो है ये ज्यादा आपको विस्तृत माना गया है। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखिए। ये राजस्व लेखपाल शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है। 600 आवर का वीडियो लेक्चर है, फ्री टेस्ट सीरीज है, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल है, ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा आप सबको दी गई है। तो एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, खूब इतनी पढ़िए कि आपको आपकी जो है सारी कैपेसिटी आपकी मुट्ठी में रहे। कर लो दुनिया मुट्ठी में वाली शक्ति आपको चाहिए। ये आपको केरल, ये कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल, मणिपुरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहीं पे और राज्य को जोड़ लो, उत्तर प्रदेश जोड़ लो, उत्तर प्रदेश से कौन है? यहीं पे आपको उड़ीसा से जोड़ लो, उड़ीसा से कौन सा है? यहीं पे असम से कौन सा है? असम।
तो कुल आपको जो है शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। कितनी है? शास्त्रीय नृत्य ये कुल कितने हैं? तो 8 हैं। नृत्य कितने हैं? 8 है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। अब देखो, केरल से आपको कथकली है एक, और दूसरा जो है यहीं से भरत मोहिनी अट्टम जो है यहीं से मणिपुरी है। मणिपुर से ये आपको जो है मणिपुर से मणिपुरी है। आपको तमिलनाडु से भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम जो है ये आपको है। आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से कथक जो है ये उत्तर प्रदेश से है। उड़ीसा से ओडिसी है। ओडिसी ये आपको उड़ीसा से। असम से कौन सा है ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। शाक्य नृत्य, ठीक ना, ये आपको असम से है। ये कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप सब जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी तोता है, गरुड़ है, राम चिरैया है या सारस है? तब यहीं पे आपको जो है सारस जो है, जिसे आपको जो है क्रॉच भी बोलते हैं, क्रॉच जो है या सारस, यही उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। बात की जाए यदि राज्य के पक्षी के अलावा पशु कौन सा है, तो बारहसिंघा जो है ये आपको पशु है। यदि बात की जाए वृक्ष की बात, तो वृक्ष में अशोक है, ठीक, अशोक का वृक्ष है। जब बात की जाए आपको जो है पशु आपको पुष्प कौन सा है, तो पुष्प आपको जो है टेसु या आप कह सकते हैं पलाश का फूल जो है ये आपको इसका है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा राजकीय चिन्ह क्या है? चिन्ह बताइए, चिन्ह कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा कि राज्य का चिन्ह क्या है, ठीक ना। और कब अपनाया गया ये भी प्रश्न में आपको पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? आगरा नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर या निचली गंगा नहर? तो बताइएगा शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। शारदा नहर यदि देखा जाए तो ये आपको जो है कि उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा के पास से निकलते हैं। और ये कहाँ पे निकलती है, तो बनबसा नामक स्थान से निकलती है। बनबसा नामक स्थान से निकलती है शारदा नहर। और किस पर है, तो शारदा नदी पर है। शारदा नदी पर आपको यह बांध स्थित है। ये इस बांध यदि इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये आपको सिंचाई की दृष्टि से 12,000 आपको जो है कि 12,368 किलोमीटर यह लंबी है। 12,368 किलोमीटर लंबी है। और इसकी शुरुआत कब की गई, तो इस परियोजना की शुरुआत जो है ये 1920 ईस्वी में किया गया। और काम कब से करना है, ये प्रारंभ कब से हुआ, यानी कार्य करना प्रारंभ कब से किया, तो 1928 ईस्वी से यह कार्य करना प्रारंभ कर दिया। ये प्रमुख बातें आप सबके लिए रहा और ये कार्य करना प्रारंभ कर दिया। ये आपको खटीमा शक्ति आपको जो है इसी पर स्थापित है, खटीमा शक्ति केंद्र, ठीक है ना। तो ये बातें भी याद रखिए रही। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सबको बता दें 14 जनवरी, 25 जनवरी, 24 जनवरी या 28 जनवरी। तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को ये उत्तर प्रदेश राज्य के रूप में गठित हुआ था। जबकि बात की जाए संयुक्त प्रांत के रूप में कब गठित हुआ था, तो 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में आपको संयुक्त प्रांत के रूप में आया, अस्तित्व में आया, संयुक्त प्रांत के अस्तित्व में आया। और इसके बाद आप कह सकते हैं कि 9 आपको जो है सितंबर
9 नवंबर 2000 ईस्वी को इससे अलग होकर उत्तराखंड राज्य का गठन हो गया, ठीक ना, राज्य बना। तो यहाँ पे 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाता है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना आपको कहाँ है? तब घाघरा नदी पर, बेतवा नदी पर, सोन नदी पर या चंबल नदी पर? तब बताइएगा कि चंबल नदी पर आपको जो है कई परियोजनाएं चंबल नदी पर आपको हैं, जैसे राणा सागर परियोजना, राणा सागर, जवाहर सागर परियोजना, ये भी आपको है। सोन नदी पर बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है। बेतवा नदी पर आपको रानी लक्ष्मीबाई बांध और माता टीला परियोजना जो है ये भी आपको झांसी में ही स्थित है, झांसी में ये परियोजना है और रानी लक्ष्मीबाई बांध भी झांसी में ही आपको है, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए रहा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर आइए। ये आपको एनटीए नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया? इमरान खान को, नवाज शरीफ को, शाहबाज शरीफ को या आरिफ अलवी को? तो शाहबाज शरीफ को आपको पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। और ये बड़ा ही अमेरिका ने बड़ा एक षड्यंत्र के तहत इमरान खान को हटाकर आपको जो है शाहबाज शरीफ, जो शाहनवाज शरीफ की छोटे भाई हैं, इन्हें प्रधानमंत्री पद पर बैठाया। देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 57वां आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तब बताइएगा, यह आपको नीलमणि फुकन को, नारायण प्रधान को, दामोदर मौजी को, रामदरस मिश्र को। तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार रामदरस मौजी को दिया गया। और जबकि 56वां आपको जो है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नीलमणि फुकन को दिया गया है। दामोदर मौजी जो है ये कन्नड़ साहित्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट आपको आईपीएल इतिहास में रिटायर्ड होने वाले पहले आपको खिलाड़ी कौन बने थे? दीपक हुड्डा, मलिंगा, डेविन बेब्रो, रविचंद्रन अश्विन। तो ऐसा करने वाले खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन हैं, ठीक ना। रविचंद्रन अश्विन ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी हैं, ये बातें भी जानती चलिए। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो अल्पसंख्यक आयोग के आपको प्रमुख के रूप में अरुण कुमार मिश्रा को, इकबाल सिंह लालापुर को, भगवान लाल साहनी को, विजय साकपला को। तब बताइएगा इकबाल सिंह आपको लालापुरा को जो है ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक ना। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में यही है। ये आईपीएस अधिकारी थे, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी थे। ये गुजरात से चुनाव भी आपको विधानसभा का लड़ते लेकिन हार गए थे। बाद में इन्हें जो है कि अध्यक्ष बना दिया गया। नई दिल्ली में बने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय में है क्या? प्रधानमंत्री संग्रहालय में भारत के अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री हैं, इन सभी प्रधानमंत्रियों की प्रतिमाएं हैं। साथ ही साथ इसमें उनके द्वारा किए गए विशिष्ट कार्य को भी उल्लेख है। जन्म से लेकर सारा ब्यौरा जो है प्रधानमंत्री के विषय में आपको यही मिलेगा। और स्वयं नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। स्वयं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, यूपी पुलिस कांस्टेबल का शानदार वर्दी आपके लिए, आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए ये जरूरी है, आप जरूर से पढ़ें और शानदार तरीके से आप परीक्षाओं को पास करिए। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस स्थान पर कई पाषाण काल के पत्थर के घड़े के प्रमाण मिले हैं? तो पत्थर के घड़े असम से, कर्नाटक से, लद्दाख से या मध्य प्रदेश से। तो ये घड़े आपको जो है असम से प्राप्त हुए हैं। और ये घड़ा जो है, ये पाषाण कालीन घड़ा जो है दुनिया का अब तक का पत्थर का सबसे बड़ा
घड़ा भी आपको जो है यहीं से प्राप्त हुआ है और इसी वर्ष प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कौन देश कर रहा है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात? तब बताएगा राष्ट्रमंडल खेल, इसका आपको प्रथम आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम आयोजन कहाँ हुआ था, किसी को याद है? तो बताइएगा, प्रथम आयोजन किसी को याद नहीं होगा। हैमिल्टन में, ठीक ना, हैमिल्टन में, हैमिल्टन, ये हैमिल्टन कहाँ है? तो कनाडा में है, कनाडा में है, ठीक ना, ये कनाडा में है। और वर्तमान 2026 का कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में आपको जो है 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में किया जाएगा, ठीक ना। वहीं पे 2022 का आयोजन जो है ये बर्मिंघम में 2022, ये भी जान लो अभी होने वाला है, ये बर्मिंघम, बर्मिंघम आपको ये कहाँ है? तो इंग्लैंड में है, और ये इंग्लैंड में है। जुलाई अगस्त महीने में इसका आयोजन होने वाला है, ये बातें भी याद रखे रहिएगा। और 2026 का ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में आपको आयोजन होगा। नेक्स्ट, पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान हनुमान जी के 108 फीट प्रतिमा ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया? शिमला में, हिमाचल प्रदेश, मोरबी गुजरात, रामेश्वरम तमिलनाडु या कलकत्ता पश्चिम बंगाल? तो मोरबी गुजरात में आपको जो है इनके द्वारा उद्घाटन किया गया, ठीक, मोरबी गुजरात। नेक्स्ट देखिए भैया, निम्न में से कौन सी उत्तर प्रदेश के 2 राजभाषाएं हैं? ये आपको 2 राजभाषाओं में से एक है। तब राजभाषा जो है पहले हिंदी है और दूसरे उर्दू है। उर्दू को कब बनाया गया? तो 1989 ईस्वी में मुलायम सिंह सरकार थे, उसी समय उर्दू को द्वितीय राजकीय भाषा बनाया गया था। 1989 ईस्वी में ही उर्दू जो है बिहार की भी राजकीय भाषा बनी थी। कर्पूरी ठाकुर उस समय बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ठीक ना, कर्पूरी ठाकुर जो है ये बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? एनडी तिवारी, मोतीलाल वोहरा, वीवी गिरी, रमेश भंडारी? तब ये उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन नहीं रहा है? तो एनडी तिवारी नहीं रहे हैं। एनडी तिवारी जो थे ये यूपी एवं उत्तराखंड दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री, ये भारत के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि 2 राज्यों के मुख्यमंत्री बने हैं। एनडी तिवारी आपको 2 राज्यों के मुख्यमंत्री बनने वाले भारत के प्रथम मुख्यमंत्री भी इन्हें कहा जाता है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। नितिन सर के द्वारा हैंड रिटन नोट्स है, आप इसे परचेज कर सकते हैं आपकी सुनहरे भविष्य के लिए। ये आपको काफ़ी फायदेमंद है, लाभप्रद है, आप इसके द्वारा अपने भविष्य को सजा संवार सकते हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में है? तो राज्यसभा में भैया ये आपको 31 सीटें हैं। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में भी आप बातें करते चलिए, लोकसभा में सीटों की संख्या आपको 80 है, ठीक ना। विधानसभा में बातें कर लो, विधानसभा में हाल ही में चुनाव हुआ और आपको जो है 403 सीटों पर चुनाव हुआ। आपको विधान परिषद की बातें की जाए तो विधान परिषद में 99 + 1 = 100 जो है ये उत्तर प्रदेश में आपको जो है ये बातें हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस जिले के ग्राम को उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम घोषित किया गया है? अच्छा, पहला ग्राम वन घोषित किया गया है चंदौली, एटा, आपको सोनभद्र। तो सोनभद्र में ही सर्वाधिक वन आच्छादित वाला जिला सोनभद्र है, और सोनभद्र में ही आपको पहला ग्राम वन घोषित किया गया है। पुरातात्विक खुदाई के कारण हाल ही में चर्चा में रहा सिनौली गांव उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये सिनौली जो है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में आपको सिनौली गांव है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें बागपत जिले में है। नेक्स्ट चलिए अगले प्रश्न में, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितने ग्राम सभा के
बैठक होनी चाहिए। तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत न्यूनतम 2 बैठकें होनी चाहिए, ठीक है ना। 6-6 महीने के अंतराल पर, 6-6 माह के अंतराल पर 2 बैठकें होनी चाहिए, ये न्यूनतम बातें हैं, ठीक ना। ये न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, तो 2 बैठकें होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर खंड से संबंधित है? फतेहपुर ना भैया, जौनपुर ये तो पूर्वांचल से, महोबा, श्रावस्ती ये भी पूर्वांचल से, तो महोबा जो है यही एकमात्र जिला है जो बुंदेलखंड क्षेत्र से ऑप्शन के अनुसार संबंधित है। वैसे बुंदेलखंड क्षेत्र में यूपी के कुल 8 जिले आते हैं, झांसी, ललितपुर ये सब इसी में आते हैं। ये आपको वीडियो शानदार तरीके से बुक है और शानदार बुक है, साथ ही साथ वीडियो में टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में दिया गया। उसके साथ ही आपको जो है ग्राम पंचायत अधिकारी के हल प्रश्न पत्र सहित सामान्य हिंदी, बुद्धि, सामान्य अध्ययन सब इसमें मिलाकर आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहेज सुमिलित नहीं है? अब नदी है, नदी आपको बिठूर गंगा, ये कानपुर में, बिठूर कहाँ है तो कानपुर में है, ठीक ना, कानपुर में आपको बिठूर है, बिल्कुल सही है। गो राप्ती यहाँ पे आपको जो है जौनपुर, सही नदी नहीं होगा बच्चा, इसे ही काट लेना, ये गोमती नदी पर है, ठीक ना, गोमती नदी। और सही किस पर है? सही नदी पर कौन सा है तो प्रतापगढ़ जो है, ये उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला ये सही नदी पर आपको स्थित है, यही बात आप कर लेना, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? तो नाभिकीय परियोजना आपको जो है नरौरा में है, जबकि आपको तापीय परियोजना आपको जो है ये ओबरा में है, पनकी में भी है, हरदुआगंज में भी है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं? विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड में, उपयुक्त सभी में। तो सिंगरौली क्षेत्र में आपको जो है ये आपको कोयले के भंडार पाए जाते हैं सबसे अधिक सिंगरौली क्षेत्र में। दुनिया का सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण, सड़क निर्माण BRO जिसे हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, शिकला दर्रे पर कितने फीट पर किया जाएगा? 10,580, 16,580, 19,780 या 18,980? तब इस प्रश्न में बताइएगा कि 16,580 फीट की ऊंचाई पर आपको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सड़क का निर्माण, सुरंग का निर्माण जो है ये किया जा रहा है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया है? ये दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या असम में? तब शुद्ध हाइड्रोजन की शुरुआत जो है ये असम राज्य में किया गया है। कहाँ पे? असम राज्य में आपको शुद्ध हाइड्रोजन, असम और भी प्रसिद्ध है किसके लिए? तो भारत का पहला आपको जो है कि तेल शोधनशाला असम के डिगबोई से ही शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। और जो है वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा तेल शोधनशाला गुजरात के जामनगर में स्थित है। सबसे अधिक गैस एवं तेल उत्पादक क्षेत्र जो है बम्बई हाई है। तो इस तरह से आप सबने देखा। आगे प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। आप सब मन लगा कर पढ़िए और श्रृंखला को शानदार तरीके से पढ़िए। मैं ये वादा करता हूँ कि इसके बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। यही इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, शुभ संध्या। आप सबका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।